दुनिया जहान के सामने शक्ति का लिबास ओढ़े रखने वाला शख्स आज पहली दफा मुस्कुरा रहा था, वो भी दिल से। अधोका अद्वैत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती हुई दबे पांव अंदर दाखिल हो चुकी थी। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसके हाथों की पकड़ परस्पर गहरी हो चुकी थी, जैसे जानना चाहती हो कि आखिर कौन है अंदर। हॉस्टल रूम का छोटा सा कमरा था वह, जहाँ दिन के वक्त भी अंधेरा सा था। रोशनी के लिए उसने अपने हाथों से पर्दे को एक तरफ किया, तब नज़र पड़ी बिस्तर पर लेटे 6-7 साल के बच्चे पर। अद्वैत उसका हाथ पकड़े बेड से होता हुआ घुटनों के बल उसके पास नीचे ही बैठ गया था। हैप्पी बर्थडे आयु, ये कहकर अद्वैत ने उसके बालों को सहलाकर सिर को चूमा था, और साथ ही एक नज़र अद्वैत पर पड़ी, जो फैली आंखों से उसे देख रही थी। कम, उसने उसे पास बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये, वो पास आते हुए हैरत से बोली। ही इज़ फाइन। अद्वैत उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसकी शक्ल में उस बच्चे को आंखों के सिवा अद्वैत का कोई अक्स नजर नहीं आया था, और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी। वो उन दोनों के रिश्ते और उम्र को समझने की कोशिश में अब भी थी। वो कुछ पूछती इतने में उसने आंखें खोल दी। लुक, पापा आए हैं, वो खुशी से भरकर बोला, और बच्चे ने मुंह फेर लिया, और वहीं अद्वैत का दिल पसीज गया। बच्चा अपनी नाराजगी जता रहा था, क्योंकि अद्वैत अपने ही बच्चे को उसके जन्मदिन के अगले दिन मिल रहा था। आई एम सॉरी बेटा, पापा कल नहीं आए, बट आज आज हम आपका बर्थडे मनाएंगे। अद्वैत उसका मन बहलाने के लिहाज से बोला। अब अद्वैत को अद्वैत के उस वक्त के गुस्से का अंदाजा हुआ था। कल उसके बेटे का बर्थडे था, और वो नहीं आ पाया था। ऐसे में उसका गुस्सा हर तरह से जायज़ था। वो खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। उसने अद्वैत के हाथ पर हाथ रखकर भरी आंखों से ही माफ़ी मांगी थी, जिस पर अद्वैत ने गौर किया और उसे आंखों से ही माफ़ कर दिया था। आयु, मेरा बेटा, कल इसका बर्थडे था। पूरे 6 साल का हो गया है ये। अद्वैत बेशुमार प्यार भरकर आयु के बारे में बता रहा था। उसने कहा, तब आयु हौले से खड़ा हुआ और अद्वैत के इर्द गिर्द बाहें लपेट ली। अद्वैत का दिल धड़कने से रुका था, क्योंकि आयु आज काफ़ी वक्त बाद उसके सीने से लगा था। उसने हाथ में पकड़े गिफ्ट को छोड़कर उस नन्ही सी जान को अपने और करीब कर लिया, और उसे खुद से कस लिया था। अद्वैता की आंखें उन्हें देखकर ही नम होने लगी थीं। पापा, आयु रुक रुक कर धीरे से बोलता था। यस मेरा बच्चा, वो उसे चूमता हुआ बोला। मेरी बर्थडे गिफ्ट, वो मासूम सी आवाज में बोला, और हाथ आगे बढ़ा लिया। अद्वैत ने आंखें पोंछकर झट से पूछा, बताओ क्या चाहिए आपको? आपके साथ जाना है। इस सवाल पर एक बार फिर उसने उसे अपने सीने से लगाने को मजबूर कर दिया था। वेरी सुन बच्चा, मम्मा कल आई थी। उन्होंने भी कहा कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट जल्दी मिलेगा। उस औरत के जिक्र ने पल भर के लिए अद्वैत के चेहरे के भाव बदले थे, जो अद्वैत ने भी पढ़े थे। पर वो जल्दी संभला और बोला, अच्छा, क्या मांगा आपने उनसे? सेम, वो मासूमियत से बोला, तो अद्वैत कुछ नहीं कह सका। तब तक एक आदमी उसका लाया सामान उसके सामने रखकर जा चुका था, जिसमें ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स थीं, और कुछ उसकी पढ़ाई से जुड़ा सामान था। अद्वैत ने हर चीज़ अपने हाथों से चुनी थी उसके लिए। वो एक एक तोहफा दिखाते हुए उससे कोई ना कोई बात कर रहा था, पर आयु की सवालिया नजरें बिस्तर के किनारे खड़ी अद्विका पर जमी हुई थीं। अद्विका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से चली जाए या ठहरे। उसने कदम पीछे भी किए थे, तब तक अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका नाम बताते हुए इंट्रोड्यूस कराया था। आयु, दिस इज अद्विका योर। अद्वैत उसके परिचय पर खुद ही अटक गया था। तब तक अद्विका ने झुककर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुस्कुराती हुई बोली, योर फ्रेंड। आयु ने हाथ पीछे कर लिए और बोला, मम्मा बोलती हैं स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। आयु, अद्वैत उसे टोकना चाहता था, पर अद्विका ने उसे चुप रहने का इशारा किया। या, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चा, बट मैं आपको जानना चाहती हूँ। एंड ये सब छोड़ो, हैप्पी बर्थडे बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, कहकर उसने हिम्मत से उसके बालों को सहलाया था। कैन आई टेक दिस? आयु ने छोटी सी उंगलियों से उसके पर्स की तरफ इशारा किया, जहाँ स्टाइलिश तरीके से
ए इनिशियल वाला कीचैन उसके पर्स से बाहर झूल रहा था। अद्वैत आयु को देखता, कभी उसकी ख्वाहिश को। वो उसी का अंश था। उसे दुनिया भर की चीज़ों से मतलब ही नहीं था। उसकी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में थी। वो अद्विका को कुछ कहता उससे पहले ही उसने वो निकाल कर उसकी नाजुक सी हथेली पर रखते हुए कहा, आप कोर्स बच्चा, इनफैक्ट इसे बर्थडे गिफ्ट ही मान लो। थैंक यू, उसने की चैन लेते हुए कहा। आई एम अद्विका। अब उसने दोबारा हाथ बढ़ाया था। आयु, उसने भी अपना छोटा सा हाथ उसके सामने किया था, जिसको अद्विका ने नरमी से थामा था। यू हैव ए ब्यूटीफुल नेम एंड आइज टू, कहकर उसने उसकी छोटी सी नाक पर उंगली रख दी। अद्वैत अद्विका पर दिल हार चुका था। कितनी आसानी से वो उससे मिल रही थी, उसने सोचा भी नहीं था। एक बार फिर उसे अपने फैसले पर प्राउड हुआ था। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अद्वैत ने आयु का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक निकाला तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आई लव यू पापा, कहकर वो उसके गले लग गया। तभी अद्विका ने अपने कैमरे में इधर से कैद कर लिया। अद्वैत की नज़रों से भी ये कहाँ बच पाया था। उसने अद्विका को अपने पास बुलाया और दोनों ने आयु के कोमल से हाथों को पकड़कर केक कट किया। अद्विका अपनी धुन में ही उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी और अद्वैत कनखियों से उसे देख रहा था। अद्वैत ने आयु को खिलाकर जो ही केक का वाइट उसकी तरफ किया, इस बार आयु ने यह तस्वीर ले ली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। अद्वैत की आंखें पनीली हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए सब इतना आसान हो जाएगा। यूं ही बहुत सारी यादें बनाते और कुछ पल और साथ बिताने के बाद वो दोनों आयु को अच्छी तरह से सी ऑफ करके लौट आए थे। गाड़ी में अद्वैत ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था और अद्विका ने पूछा भी नहीं। वो हमेशा से उसके खुद के बोलने के इंतजार में थी। उम्मीद के अनुरूप ही अद्वैत ने गाड़ी घर या हॉस्टल न ले जाकर एक बड़े से ब्रिज की तरफ घुमाई, जहाँ सर्द हवाएं जोरों पर थीं, इसलिए लोगों की आवाजाही फिलहाल वहाँ कम थी। अद्वैत ने कुछ सोचकर गाड़ी रोकी और बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गया। अद्विका ने गहरी सांस लेते हुए बाहर कदम रखा। उसे अब अद्वैत को कानों से नहीं, दिल से सुनना होगा। इतने वक्त से जिस दिन का इंतजार वो कर रही थी, वो आज आ गया था। वो उतरी और उसके पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। अद्वैत खोया हुआ सा बोलने लगा। तुम्हें पता है, बचपन में मुझे डिसलेक्सिया था। खामोश सी तबीयत थी मेरी। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने में ही गुमसा रहता था। मैं अपनी स्टडी को लेकर सीरियस था और इंटेलिजेंट भी। मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि ये तो अब नॉर्मल है, कुछ भी सीखने में ज़्यादा वक्त लगाएगा। ऐसे दौर में सिर्फ दो ही लोगों ने मेरा साथ दिया था, एक मेरे मैथ टीचर, दूसरे मेरे पापा। लोग कहते हैं ना कि बेटी बाप के ज़्यादा करीब होती है और बेटा माँ के, मगर मेरे केस में बात अलग थी। मैं मेरे पापा से ज़्यादा अटैच था, जिसका रीज़न था मेरी मॉम का दिया गया धोखा। मेरी मॉम, जिनसे मुझे वो प्यार कभी मिला ही नहीं था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था किसी और से शादी करने के लिए। मैं अचानक से इस चीज़ के लिए, इस सदमे के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे गहरा आघात सा महसूस हुआ था। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और पापा, उनके लिए भी यह दर्द बहुत ज़्यादा था। एक उम्र के बाद आकर चला जाना उन्हें सहन ही नहीं हुआ और वो डूबते गए इस दुख में। वो हालात मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि उसे मैंने वो सब फेस किया था। स्कूल में जब सब बच्चे मजाक उड़ाया करते थे कि इसकी मम्मी भाग गई, और पापा वो ये सब भुलाने के लिए अपने आप को काम में झोंकते गए। हम दोनों बाप बेटों पर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा था, पर संभलना भी वक्त की मांग थी। कुछ मैंने कोशिश की और कुछ पापा का साथ था कि मैं नॉर्मल हो पाया था। उस वक्त पापा भी मेरे साथ ना होते तो शायद मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। कभी कभी पापा को रात को रोते हुए देखता, फिर सुबह वह मुझे मजबूत बनाने के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश करते, तो मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और पापा जैसे बनने की ठानी। उन्हें मेंटल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी, जो मैं बना भी। पर इंसान जितना भी करे, यह दुनिया जीने नहीं देती। पापा के लिए भी ऐसे ताने तैयार रहते थे कि ये बिजनेस क्या संभालेगा, इससे इसकी बीवी ही नहीं संभली। पापा और मैं ये सब सहने सुनने के आदी बन चुके थे और साथ ही सहते हुए कुछ आगे भी बढ़ चुके थे। हमने जान लिया कि ये दुनिया किसी की नहीं है।
तो उससे साथ की उम्मीद भी बेकार ही है। बस तभी से मुझे नफरत सी होने लगी थी औरतों से, जिसकी बहुत सी वजह आगे चलकर पुख्ता होती चली गईं। जिसका एक एग्जाम्पल यह भी है कि शादी के बाद मेरी बहन अंशिका ने भी इसी वजह से मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, क्योंकि उसे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। उसके भी फेक पेपर्स उस घटिया औरत ने ही बनवाए थे। मुझे मोहब्बत के मामले में छला गया था औरतों के द्वारा ही, वो भी बार बार। तो बताओ कैसे यकीन करता है इस लफ्ज़ पर। मुझे मोहब्बत शब्द से ही नफरत होने लगी थी। मुझे बस इस पूरी दुनिया में दो ही शख्स अपने लगते थे, एक मेरा बेटा, दूसरे मेरे पापा, जो फ़िलहाल कहाँ हैं कुछ पता नहीं। अद्विका की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि उसकी जिंदगी किसी गहरे राज की खाई की तरह थी। वो जितना अंदर जाती उतनी ही उसकी गहराई बढ़ती जाती थी। वो समझ ही नहीं पाई, ना आयु के बारे में, ना उस औरत के बारे में, अब ना ही उसके पिता के बारे में। आप आपका मैरिटल स्टेटस था, आई मीन सीज, आखिर वो पूछ ही बैठी। इस सवाल पर उसने जबड़े कसते हुए कहा, है वो जिंदा और इसी दुनिया में है, बस यही तो अफसोस है। पर मैं उससे जुड़ा हूँ, इस बात का कड़वा सच मुझे जीने नहीं देता। इस बार उसने शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए खुद को रिलैक्स महसूस करवाया, क्योंकि इस बार उसकी भीतर छिपी सबसे बड़ी घुटन की वजह का जिक्र होना था। उसने फूंक छोड़ते हुए कहा, नताशा। नताशा नाम है उसका। उससे मैं पहली बार बिजनेस के सिलसिले में ही मिला था। उसकी पर्सनालिटी मुझे पहली बार में ही अट्रैक्ट कर गई थी। उसकी मासूम सी सूरत मुझे भा गई थी। फिर उसका बात करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। कुल मिलाकर वो खुश मिजाज लड़की थी। मैं उसके साथ काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स में जाने लगा। फिर वो मीटिंग्स जाने कब डेट में बदलने लगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हमारा रिलेशन कुछ वक्त के बाद ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं रह गया था। यह मुझे तब समझ आ गया था जब उसने अपने बर्थडे पार्टी पर इनविटेशन दिया। वेन्यू में कोई ख़ास जगह लिखी हुई थी। मुझे थोड़ा शक हुआ कि इसने पर्सनली मुझे ही बुलाया है या इसका कोई और भी आएगा। पर वहाँ जाकर जब सारा तामझाम देखा तो सब क्लियर हो गया। वहाँ का सेटअप अरेंजमेंट, इन सब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। और कुछ ही देर में वो लाल रंग की वन पीस गाउन पहने मेरे सामने आती दिखी। उसके चेहरे का नूर आज एक अलग ही दास्तान बयान कर रहा था। मैंने नोटिस किया वो शर्मा रही थी। ऐसे एक्सप्रेशन उसने मुझे आज तक कभी नहीं दिए थे। मुझे कुछ होने की आहट महसूस हुई थी कि वो मेरे करीब आई और घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करने लगी। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का मान रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां खुद से ऐसे स्टेप नहीं लेती हैं। मैंने बताया ना, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें मुझसे कोसों दूर रही थी, मगर एक ही पल में इतनी करीब कैसे आ गई थी। मुझे उस एक पल में अब तक की लाइफ टाइम की खुशी मिल चुकी थी, जैसे मैं और मेरा दिल यही चाहता था। मैं उसकी तरफ झुका और उसे उठाया। मेरा जवाब हाँ था। यह जानकर ही उसने अपने होंठ मेरे होंठों से सटा दिए। मेरे लिए वो सबसे खास पल था। अद्वैत खामोश हो गया और अद्विका इधर उधर देखने लगी। उसके लिए यह सुनना बहुत अजीब था, क्योंकि अभी वो उससे प्यार करती थी। ऐसे में उसे जब मालूम हुआ कि उसके प्यार को उससे पहले किसी और ने भी छुआ था, तो वह ना चाहते हुए भी जलन से भर उठी थी। उसने आगे बोलना शुरू किया, अद्विका, मैं हमेशा से पत्थर नहीं था। मेरे सख्त सीने में नाजुक सा दिल भी धड़कता था, जिसने नताशा का नाम लेकर शुरू किया था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। प्यार, प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है, ये तुम जानती हो। यह कहकर उसने गहरी नज़र से देखा था, क्योंकि उसकी नज़र में अपने लिए पनपते प्यार को उसने अब तक पढ़ लिया था। लेकिन वही शिद्दत वाला प्यार आपका जीना दुश्वार करे, तब आपकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। अद्विका इस बात पर उसे सवालिया नज़रों से देखती रही, और फिर हमने जल्दी शादी कर ली थी। शादी के बाद महीने भर में ही वो उसके प्यार की हवा हवा हो चुकी थी। हमें आर्गूमेंट्स और झगड़े होने लगे थे, जिनकी वजह थी कि मैं उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, और दूसरा वो भी मुझसे दूर ही रहा करती थी। यहाँ तक कि उसने अपना प्रोफेशन ही दूसरा चुन लिया था। वो एक दिन आकर
बोली, मुझे मॉडल बनना है। मैं उसे चुपचाप सुनता रहा, जैसे उसके लफ्ज़ नहीं फैसले सुन रहा हूँ। मुझे उससे इन सब के बारे में बात ही नहीं करनी थी। मैंने उसे फ्री कर दिया, क्योंकि इनमें मेरा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता और फिर मेरे काम को मेरी ज़रूरत थी। पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था। मैं इसमें जी जान लगा देना चाहता था। यूं ही टाइम निकला। नताशा अपने काम को पाकर और मुझे भूलकर उसमें खो सी गई थी। कुछ टाइम के अकेलेपन के बाद मुझे फिर अपनी ज़िंदगी में कमी सी महसूस होने लगी थी, और वो थी बच्चे की कमी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये एहसास कब कैसे आया, बस आ गया, और बड़ी शिद्दत से आया। यह ख्वाहिश मैंने उसके सामने जाहिर भी की, यह कहकर कि मुझे भी हमारा बच्चा चाहिए था। यकीन मानो, ये सिर्फ मैंने मेरी ख्वाहिश रखी थी, कोई थोपा गया आदेश नहीं था। पर तब उसने मुझे ये कहकर मना किया कि अभी उसे बच्चे पैदा नहीं करने, उसे लाइफ में कुछ करना है। मुझे टॉप मॉडल बनना है। बच्चे बच्चे के चक्कर में मैं अपना फिगर खराब नहीं कर सकती। मैं सुनकर शॉक्ड रह गया था। जिस एहसास को मैं जीना चाहता था, हालांकि हर कपल जीना चाहता है, उसे वो ये सब कह रही है। हाँ, मैंने समझने की कोशिश भी की थी कि कोई बात नहीं थी, कि वो फ़िलहाल तैयार नहीं थी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए। फिर उसके सामने उसका करियर भी था। लेकिन फिर वो उस दिन के बाद से मुझसे दूरी बनाकर रखने लगी थी, जो मुझे खटका था। एक रोज़ उसने मुझे साफ शब्दों में कहा, उसे बच्चे नहीं चाहिए, ना अभी और ना कभी। यह बात मुझे सूल की तरह चुभी थी। तब मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर अफ़सोस हुआ था कि वो मेरे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वो सच में प्यार था ही नहीं, बस मेरा मन उसके लिए उसी दिन से पूरा उचट गया था। फिर कुछ वक्त तक यूं ही चलता रहा। एक दिन पापा ने मुझसे मेरे अलग रहने की वजह जानी, तो उन्होंने मुझे राय दी, बेटा, नताशा कैरियर एम्बिशियस लड़की है। हो सकता है उम्र के कुछ वक्त बाद उसे भी इसकी कमी का एहसास हो जाए, और तब तक मेरा क्या। जिंदगी में साथ पाकर भी अकेलापन ही देखा है मैंने। डैड, आप तो समझ सकते हैं ना। मेरी तनाई चीख उठी थी। समझ सकता हूँ बेटा। तो तुम कोई बच्चा एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें भी ज़िंदगी से जुड़ी शिकायतें दूर हो जाएंगी। दूसरा, किसी की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। पापा की नसीहत ने मेरे अंदर नई जान डाल दी थी, और बस मैं अगले दिन ही निकल गया अनाथ आश्रम, अपनी लाइफ की नई वजह ढूंढने और किसी को उसकी नई ज़िंदगी देने। इत्तेफाक से नताशा भी मुझे वहीं मिली थी। मुझे देखकर वो अचकचासी गई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसके वहाँ होने की वजह नहीं जानी, और फिर उसकी भोली सूरत पर आ गया। फिर उसने भी अपनी गलती मानकर मेरे पास आकर मेरे फैसले पर साथ देने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे बच्चे पैदा नहीं करने थे, पर वो अडॉप्ट तो कर ही सकती थी। बस उसके बाद हमने बच्चों को देखा। नताशा जो बिना मन से मेरे साथ थी, उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया। गार्डन में बेंच पर बैठे उस मासूम ने मुझे अपनी ओर खींचा था। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। नताशा ने हड़बड़ी में मुझे रोकना चाहा। नो अद्वैत, वो नहीं। क्यों नहीं? मैंने सवाल किया था, पर लाजमी सा जवाब न मिलने पर मैं उसके पास नहीं रुका। उस बच्चे में मुझे पहली बार में ही मेरा अक्स दिखा था, कि मैं भी बचपन में यूं ही रहता था, सबसे जुदा सा, किसी के आने का इंतज़ार करता सा, अपने अंदर सब समेटा हुआ सा। मुझे भी तब इंतज़ार ही तो था कि कोई आए मेरे भी करीब और मुझे जाने, पर कोई नहीं था मेरे पास। नहीं, मुझे उसके पास तो जाना होगा। मैं मेरी नज़रों के सामने दूसरा अद्वैत बनते नहीं देख सकता था। नतीजन मैं उसके करीब जब गया, तब उसने मुझे देखा, और देखते ही वो मुझे अपना सा लगने लगा। यह भी इत्तेफाक ही था कि उसके सामने से चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखों का रंग ही मुझसे मिला था। उसने दूसरी बार मेरी तरफ नहीं देखा और अंदर चला गया। बस तभी अंदर जाकर केयर टेकर से, ऑनर से, मैंने उसी बच्चे को गोद लेने की बात कही थी, जिस पर दोनों को झटका लगा, जिसमें नताशा भी शामिल थी। उसने साफ तौर पर मुझे उसे अडॉप्ट करने से रोका था। लंबी बहस के बाद वो वहाँ से निकल गई। फिर मैं भी जिद में इकलौता ही था। मैंने उसी बच्चे को गोद लिया, और उसका नाम जानकर दिल की गहराइयों से खुश हुआ था। आयु। ये मेरी सोच का नाम था, जो मैंने अपने बच्चे के लिए सोच कर रखा था।
उस दिन मैं बहुत खुश था। हालांकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी ली थी क्योंकि आयु थोड़ा अब नॉर्मल था। उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। मैंने पूरा विश्वास दिलाते हुए उसे अपनाया और उसे अपने घर ले आया। उस दिन मेरा फिर से नताशा के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह आयु बना था। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये बच्चा नहीं। वो उसे देखकर जोरदार गरजी थी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम इस मासूम से? मैंने आयु को गोद में उठाए हुए कहा। ओके फाइन, जब आप इसे ले ही आए हो तो इसकी जिम्मेदारी भी खुद ही उठाना, वो भी सिंगल पेरेंट बनकर। वो आखिरी लाइन पर जोर देकर बोली। व्हाट डू यू मीन? मैंने आयु को महेश काका के साथ अंदर भेजने के बाद कहा था, क्योंकि मैं उस मासूम बच्चे के सामने ऐसा माहौल नहीं बनने दे सकता था। भाई, जो तुमने सुना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना। यह उसके आखिरी लफ्ज थे। मैंने भी गुस्से में उसे जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद मैं अकेले आयु के साथ वक्त बिताया करता था, उसे समझने की कोशिश करता। पापा भी आयु के आने से कुछ ठीक हुए थे। बच्चों में ऐसे गुण होते हैं कि कोई उनसे दूर रह ही नहीं सकते। न जाने नताशा ने आयु के आने पर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। साफ तौर पर मुझे जानना भी नहीं था। उस औरत से मुझे चिढ़-सी होने लगी थी, क्योंकि उसे अब रिश्तों की फिक्र रह ही नहीं गई थी और इसका असर मैं आयु पर हरगिज नहीं पड़ने दे सकता था। पर फिर भी मैंने दिमागी तसल्ली के खातिर नताशा के बारे में कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की सोची, जो काम मुझे शायद बहुत पहले ही कर लेना था। आयु को लाए 6 महीने हो चुके थे और नताशा का बर्ताव अब उसके लिए और ख़राब होता जा रहा था। मैं उससे तंग आ चुका था। मैंने आयु के साथ कहीं और जाने का फैसला किया और निकल गया। पापा से वो मुलाकात आखिरी होगी, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। हाँ, उस दिन मैं पापा से आखिरी बार मिला था। क्यों? कहाँ है अब वो? क्या हुआ था उनको? अद्विका हैरानी से बोली और फिर पास आकर अद्वैत के चेहरे को देखा था, जो आंसुओं से भीग चुका था। क्या उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे? क्या इनकी पत्नी ने ही उन्हें उनसे दूर किया था? फिर आयु से जुड़ी कौन सी बात थी? तभी इस शख्स का हर रिश्ते से विश्वास उठ गया था। क्या है इनकी पूरी जिंदगी की कहानी? ढेर सारे सवालों के साथ और उनके इंतजार में अद्विका अद्वैत को देखती रह गई। अद्विका अद्वैत की गंजी आंखों में देखती रही, जो खामोश होते हुए भी कितना कुछ कहती थी। अद्वैत ने सिर झुकाए ही कहा, मेरा दर्द शायद तुम महसूस भी नहीं कर सकती। मेरे पापा की क्या जगह थी, क्या है और क्या रहेगी, इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे हीरो रहे हैं वो। अपनी हर मुश्किल दरकिनार कर मेरी खातिर लड़कर इस तरह मुकम्मल खड़े हुए हैं वो। ऐसे में सोचो, उनके होने ना होने का भी पता नहीं लगा पा रहा तो। धिक्कार है इस अद्वैत अस्थाना पर। यह कहते हुए ही अद्वैत ने खुद को कई थप्पड़ लगा दिए थे और ऋतुका कांपते हाथों से उसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी। सर, सर प्लीज संभालिए खुद को। कैसे? कैसे अद्विका? मैं खुद को बहुत लाचार महसूस करता हूँ। क्या फ़ायदा इस दौलत का, इस नाम का, रुतबे का, जब आपके अजीज रिश्ते और लोग ही आपके पास नहीं। अद्वैत का यूं बात बात पर कहना अद्विका को खटका था। क्या इनके पापा इस दुनिया में? वो अपना संशय दूर करने के लिए पूछ बैठी। सर, आपके फादर, वो ही इज, आई मीन। चुप! डोंट यू डियर। वो जिंदा है, बस मेरी पहुंच में नहीं है। अद्वैत कहते हुए सहम गया था, जैसे बस वो कुछ ऐसा न कह दे जो हरगिज नहीं हो सकता। तो वो कहाँ है अब? वो बोली। हाँ, उस दिन मैं आयु के साथ बीच पर आया हुआ था और मुझे एक कॉल आया था। वो उसी डिटेक्टिव का कॉल था जिसे मैंने नताशा के लिए हायर किया था। उसने मुझे बताया था कि उसने घर पर मेरे नाम से कोई पार्सल भेजा है जिसमें सारी इन्फो है। उसी वक्त पापा का कॉल आ रहा था। मैंने डिटेक्टिव का कॉल कट करके पापा से बात की। अद्वैत बेटा, अभी इसी वक्त घर आओ, वो घबराए हुए से बोल रहे थे। पापा, क्या हुआ आपको? क्या बात है? मैं उनकी आवाज़ सुनकर टेंशन में आ गया था। बेटा, नताशा से जुड़ी ही कोई बात है। घर आओ, फिर बात करते हैं। बस इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रखा या डिस्कनेक्ट हुआ, मुझे पता नहीं। बस मैं तुरंत निकला और अंदर घुसते ही उस पार्सल के बारे में पूछा।
तो पता चला कि वो तो अब तक आया ही नहीं। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर जाकर पापा को पुकारने लगा, पर पापा होते तब आवाज़ आती। मैंने आयु को वहीं हॉल में बैठे रहने की हिदायत देकर पापा को ढूंढना शुरू किया। उसी दिन महेश काका भी किसी काम से छुट्टी पर थे, वरना वो मुझे बता देते। लास्ट में मैंने सिक्योरिटी से पूछा, पूरे सर्वेंट स्टाफ से, यहाँ तक कि हर एक ड्राइवर से, कि वो किसी गाड़ी में बाहर निकले हैं या कि नहीं, पर सब चुप्पी साधे खड़े थे। मेरी नज़रों में सब कटघरे में ही थे। फिर मैंने नताशा को आते देखा। मैंने झकझोर कर उससे पूछा, कहाँ है पापा? मुझे कैसे पता होगा? वो साफ मना करती हुई बोली, क्यों, तुम कहाँ थी अब तक? तुमसे मतलब? नताशा, डोंट गिव मी दैट ग्रेप। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। अद्वैत, लीव मी, वो कसमसाई। तभी डिटेक्टिव का दोबारा कॉल आया था। मैंने उससे पार्सल का पूछा, तब नताशा के चेहरे का रंग उड़ता दिखा। वो इधर उधर देख रही थी। तब मुझे कुछ शक हुआ और मैंने उससे फ़ोन पर ही मेल करने को कहा। उसके तुरंत बाद मैंने जो पढ़ा उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जैसे क्या यह सच था या कोई सपना, एक बुरा सपना जो मेरी आंखों के सामने सच्चाई बयान कर रहा था। मैं अपनी जगह सुन रह गया था। फोन को फेंकते हुए मैंने नताशा का हाथ अपनी ओर खींचा था। अद्वैत, शट अप, जस्ट शट अप, यू ब्लडी। मैं आगे बोलने से लिहाज कर गया और गेट आउट चिल्लाकर सबको जाने को कह दिया। सब पल भर में गायब हो चुके थे। मिस नताशा, ऑफ, मिस या मिसिस, क्या बोले जा रहे हो तुम? वो अब भी अनजान बन रही थी। चुप, मुझे सुनो बस। नताशा रेडी, हर मंथ क्या करने जाती हैं अनाथ आश्रम में? कौन सा? जहाँ मैंने आयु को देखा था, तुम भी वहीं थी। मैं? अपनी झूठी कहानी मत बनाओ। मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था या नहीं? मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब समझ आया, ये मेरा भरोसा नहीं, बेवकूफ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि एक धोखेबाज लड़की मेरी जिंदगी में आ रही है। मैंने अपना फर्श पर पड़ा फ़ोन तलाश कर उसके हाथों में दिया, जहाँ टूटी स्क्रीन से भी उसके धोखे का पक्का सबूत साफ दिखाई दे रहा था। जहाँ इंफो में लिखा हुआ था कि आयु नताशा का ही बच्चा था, नाजायज बच्चा। अद्विका के हैरानी से उठते हुए हाथ उसके मुंह पर चले गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अद्वैत के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। अब जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती तो पता चलता कि वो किसी भी सूरत से गलत कहाँ था। खुद को यूं देखता हुआ पाकर अद्वैत बोला, अद्विका, इंसान टूटने की हद तक जब टूट जाए, उसके बाद भले ही उस पर दोबारा चाहे जितने भी बार क्यों ना हो, सब बेअसर हो जाते हैं। मैं उस वक्त की मेरी कंडीशन को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे खुद को अद्वैत अस्थाना को इस तरह से चला जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। अद्वैत की कसी हुई मुट्ठियां बयान कर रही थीं कि वो इस धोखे को आज भी भूला नहीं था। यह वज्रपात काफ़ी था मुझे अंदर से तोड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से खुद को छलता हुआ देखता ही रह गया। वहाँ नताशा के चेहरे के उड़ते रंग से पता चल गया था कि मैं सही था। मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल आया था। मैंने गुस्से में आकर आसपास पड़े बांस पल भर में चूर चूर कर दिए थे। उस घटिया औरत को मेरे सामने देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था और ऐसे में मेरा गुस्सा इसी तरह बाहर आ रहा था। अद्वैत, मैं आई आई कैन एक्सप्लेन। वो अब भी मुझसे नज़र मिलाकर बात कर रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और तहस में आकर पहली बार मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। क्या बचा था अब एक्सप्लेन करने को? तब तक एक मासूम आवाज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि हम दो के अलावा भी वहाँ कोई था। मम्मा को मत मारो। आयु ने अपने नन्हे हाथों से कान ढक रखे थे। उसे देखते ही मुझे पता चला कि इतनी देर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। आयु सोफे में दुबका हुआ मुझे ही देख रहा था। मैं उस वक्त क्या रिएक्ट करता मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी धोखेबाज बीवी थी, दूसरी तरफ उसका नाजायज बच्चा। मैंने यूं ही खड़े दिल को ही इस बार फैसला लेने का हक सौंपा था और देखो, मेरे दिल ने आयु को चुना था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन्स नेचर, यह सच जानने के बाद मुझे तो आयु से नफरत होनी चाहिए थी, क्योंकि वो नताशा का, पर नहीं, उससे बहुत प्यार करता था मैं।
दिल की गहराइयों वाला प्यार, वो प्यार जो शायद मुझे कभी नताशा से भी नहीं हुआ था। मैंने आगे बढ़कर आयु को थामना चाहा, तभी नताशा ने अपने रंग बदले और आयु को अपनी बाहों में भर लिया। वो भी बच्चा ही था, माँ का आलिंगन पाते ही उसमें समा गया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि नताशा रोज अनाथ आश्रम जाती रही होगी और इससे मिलकर आती होगी, क्योंकि वो भले ही कुछ भी कर ले, एक माँ की तड़प कैसे छिपाती होगी, तभी उसे मिलने जाती थी। इतनी ममता भरी थी तो आयु को छोड़ क्यों आई थी, मगर खुद को अब तक सिंगल कैसे बताती रही। और क्या औरत थी है, कौन होगा वो शख्स जो इसका एक्स पति। मेरे जहन में बहुत सारे सवालों ने सिर उठाया था। अगले ही पल सिर झटक कर सोचा, मुझे नहीं जानना, बस मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे आयु को इसके साथ भी नहीं देखना। ऐसी माँ वो डिजर्व भी नहीं करता। मैंने तुरंत आगे बढ़कर आयु को उससे छीना और अपनी गोद में ले लिया। वो उचक कर रह गई। दूसरे हाथ से मैंने उसे पकड़ा और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे घर से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे नफरत है तुमसे। आयु कुछ नहीं तुम्हारा, इसकी तरफ देखने की भी जुर्रत मत करना। मैं उसे कहकर आगे बढ़ने ही वाला था कि वो जोर से गरजी, अपने बाप को इतनी जल्दी भूल गए तुम। यह सुनकर मेरे कदम रुके थे। तुम पूछ रहे थे ना तुम कि पापा कहाँ है, तो सुनो, योर फादर गॉन टू हेवन। यह कहकर वो अपनी शैतानी हंसी हंसकर बाहर निकल गई। उसे वाकई आयु से मतलब ही नहीं था। पीछे पूरे खाली घर में उसकी साजिश भरी हंसी गूंज कर रह गई, जिनमें आयु का रोना भी शामिल हो गया। पापा, मम्मा, वो रो रहा था और इधर मेरा दिल रो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ही वक्त में ऐसे दो बड़े बड़े मोड़ का सामना मैं करूं तो कैसे। फिर मैंने बेटा और पति बनना छोड़कर पिता बनना चुना और आयु को ऊपर ले जाकर उसे समझा बुझाकर सुला दिया। वो रात बहुत भारी थी मुझ पर। मेरे पास टूटने का, बिखरने का या रोने का तो समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे पापा का पता लगाना था। मुझे हर इंसान पर शक हो गया, खुद के साय पर भी। खुद को अंधेरे में डुबाए रखने के बाद मैंने तय कुछ किया था और अगली सुबह घर के हर एक स्टाफ को बदल डाला, क्योंकि सारे नताशा के हाथों की कठपुतली थे। पापा को ढूंढने की कोशिश मैंने जारी रखी थी। पुलिस कमिश्नर सभी से मैंने कांटेक्ट किया, कर सभी को काम पर लगा दिया। पर अगले ही पल एक और मुसीबत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। चाइल्ड केयर सेंटर का ऑनर था। अधुका पूरी तरह शौक में थी कि ये क्या कह रहा था। अद्वैत, उसकी कहानी तो वाकई किसी गहरे राज के जैसे थी। वो जितना जानती उतना उसे महसूस होता कि अभी भी कुछ रह गया है। मैं उसे देखकर हैरत में था। वो आयु को देखने के लिए घर में घुसा और उसे सवाल जवाब करने लगा कि उसके साथ मेरा रवैया कैसा है। चूँकि नामी लोगों का यही नुकसान होता है कि उनसे पहले उनकी खबर बाहर पता चल जाती है। वैसे ही चाइल्ड केयर सेंटर में उन्हें पता चला और भी आ गए। मेरे लिए दूसरा झटका था। उन्होंने आयु को ले जाने की बात कही थी, जिनमें नताशा के बिहेवियर ने आग में घी का काम किया था। उनके हिसाब से हम अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, तो ऐसे माहौल में उसकी परवरिश तो दूर, उसका ख्याल रख पाने में भी सक्षम नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैंने आयु को अपने पास रखा था, इस आश्वासन के साथ कि इन सब का उस पर कोई असर नहीं होगा। मगर वे माने नहीं। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने उसे चाइल्ड स्पेशल स्कूल में डाल दिया और मैं एक बार फिर से अकेला हो गया था। अद्वैत ने रुकते हुए कहा और अपनी नम आंखों को साफ किया। अधुका उसे देखने के साथ ही सुन रही थी, जैसे आंखों से ही सुन और समझ रही हो। फिर मैंने पापा को ढूंढने की तलाश जारी रखी, अपनी हर पावर, हर पहुंच का इस्तेमाल किया, पर यह नहीं जान पाया कि उस औरत ने पापा को कहाँ छुपाया होगा। अद्विका ने उसे देखा और अद्वैत उसका सवाल समझ गया। हाँ, छिपा ही रखा है, वरना वो मुझे बार बार उनका नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं करती। मुझे समझ नहीं आया वो औरत, मेरा मतलब हम वो समझ गया था। उसने आयु के साथ अब अपना रिलेशन ठीक क्यों किया? मतलब उसने इतने वक्त में अनाथ आश्रम जाकर क्या किया होगा? जब बच्चे को छोड़ ही दिया तो फिर वो बोर्डिंग स्कूल क्यों जाती है, जिसके लिए वो पहले मेरे साथ थी? पैसे, प्रॉपर्टी, पावर। मैंने अपना सब कुछ आयु के नाम करने को कहा था। बस उसी दिन से
वो आयु के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश में लग गई। क्योंकि हम दोनों पेरेंट्स हैं तो हम दोनों को उससे मिलने का पूरा हक है। अब वो हर मंथ आयु के पास जाती है और उससे बात करती है, बहलाती फुसलाती है। आयु के साथ अपना फेक बॉन्ड बनाने की कोशिश में लगी है। वो अब आयु के जरिए मेरी प्रॉपर्टी पाना चाहती है, जिसमें आयु को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। और आयु को देखा ना तुमने, कितना मासूम है वो। नताशा के साथ चला गया तो जाने क्या हासिल होगा उसका, क्योंकि अब तक तो उसने उसकी सुध ली ही नहीं थी। फिर ये अचानक सोई हुई ममता कैसे जगी? तो आप केस कीजिए। और अद्विका ने सुझाव देना चाहा, जिस पर अद्वैत बनावटी हंसी हंसकर बोला, तुम्हें क्या लगता है सब आसान है? पैसे और पावर ने मेरा साथ कभी छोड़ दिया था। अब मुझे दिमाग से काम लेना है। मुझे हर इंसान फरेबी नजर आता है। कैसे किसी पर भरोसा करूं? क्या पता हमेशा के लिए आयु को खो न दूं। और पापा के बारे में पता लगाना भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है और कैसे कि अंकल वो जिंदा हैं? वरना वो औरत मुझे ब्लैकमेल ना करती। वो अब तक कुछ करना होता तो कर चुकी होती, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तभी आयु और पापा दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मगर मेरी पहुंच अब भी उनसे बहुत दूर है। मेरी रातों की नींद सुकून सब लिए बैठी है वो औरत। मुझे उसे उससे ही जीतना होगा, जिसके लिए उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। मुझे कोई चाहिए जो मेरे लिए उसके बारे में पता लगाए। पर कौन है इस झूठी दुनिया में जो सच्चाई से मेरा साथ दे? बस इसीलिए अद्वैत अस्थाना अकेला है। दोपहर कब शाम में तब्दील हुई, कुछ पता ही नहीं चला। अद्वैत अपने बारे में सब बताकर बहुत हल्का महसूस कर रहा था। वो ब्रिज के उस पार मुंह किए खड़ा हो गया। गुजरते साल की सर्द हवाएं उसकी नाक को लाल कर गुजर रही थीं। हवा में उसकी आंखें खुल पाने में सक्षम नहीं थीं, मगर फिर भी वो अपने सामने के शून्य की तरफ पलक बिना झपकाए देख रहा था। वो शून्य जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर की घुटन आज आंसू बनकर बाहर निकली थी, जो आज खुलकर रोया था। उसने अपने हाथ रेलिंग पर कस लिए। वो बेबस था किस्मत के आगे, जिसने उसका मजाक बनाया हुआ था। वो जैसे हर चीज की पहुंच से दूर जाता जा रहा था। बेबसी, घुटन, नफरत और गुस्से ने उसे आज पत्थर दिल अद्वैत अस्थाना बना दिया था। अद्विका अब तक जो खामोश थी, उसे इस तरह देखकर पीछे से होती हुई उसके गले लग गई और अपने हाथों को उसके सीने पर बांध लिए, जैसे यकीन दिला रही हो कि वो उसका साथ देगी। जिंदगी में पता नहीं उसकी कितनी कहाँ जरूरत होगी, मगर वो फिर भी उसके साथ खड़ी होने के लिए तैयार थी। और अदर्द को भी यही चाहिए था। उसके जबड़े कस गए थे और आंखें बरस पड़ी थीं। कितना तरसा था वो ऐसे आलिंगन के लिए। उसने मुड़कर बरबस ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, जैसे जरा सी भी पकड़ ढीली हुई तो वो भी उससे दूर हो जाएगी। अद्विका ने भी उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे रोने का हक दिया था। अद्वैत उसके कंधों में अपना आंसुओं से भीगा चेहरा छुपाता हुआ घुटी आवाज में रोया था। दुनिया के सामने मजबूती से खड़े रहने वाला शख्स खोखला है अंदर से। मैंने अपनी लाइफ में एक रिश्ता ढंग से नहीं निभाया, ना अच्छा बेटा बना, ना अच्छा पिता बन पा रहा हूँ। जानना चाहती थी ना मुझे? तो बस यही कहानी है अद्वैत अस्थाना की। उसने अपनी बात खत्म करके गहरी सांस ली थी, जैसे सालों का बोझ दिल से उतरा हो, जैसे सालों का सफर इसे एक सांस के जरिए ही तय किया हो। कुछ देर में शांत होने के बाद उसने खुद को संभाल लिया था और तब अद्विका ने पूछा, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई नहीं? मैंने इजाज़त नहीं दी, उसने सटीक सा जवाब दिया। फिर मैं ही क्यों? वो बड़े हक से सवाल पूछ बैठी। पता नहीं, मुझसे किसी ने इतने हक से कभी पूछा ही नहीं था। ना मैंने बताना चाहा, मगर तुम में कुछ तो है। क्या? यह नहीं मालूम। बस दिल ने तुम पर यकीन करने की जिद की थी और तुम्हारे पास ले आया। यह कहते हुए अद्वैत की गहरी नजरें अद्विका के चेहरे पर ही थीं। वो पहली बार किन्हीं एहसासों के साथ उसे गले मिला था। उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके सामने कब खुली किताब बन बैठा था। फिर वो खुद को संभालता हुआ उससे दूर खड़ा हुआ और बोला, अब तुम बताओ, एक साधारण सी लड़की क्या मदद कर सकेगी मेरी जिंदगी की
इतनी सारी और इतनी बड़ी उलझनों को सुलझाने में? मुझे भी नहीं मालूम, मगर वो कहावत सुनी होगी आपने। कौन सी? जहाँ तलवार से बात ना बने, माँ छोटी सी सुई हमारे काम आती है। अधोका सोचते हुए बोली। ओह, तो तुम मेरी जिंदगी में वो सुई बनकर आना चाहती हो? नो, नॉट एट ऑल। इस पर वो खुलकर हंस दी। सुई की तरह तो तुम पहले से चुभी थी मेरी आंखों में। पुरानी बातें याद करते हुए मजाक में उसने कहा, और हौले से मुस्कराया था। अधोका ने उसे देखते हुए कहा, आपके काम आने की हर कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी यह मुस्कुराहट पसंद है मुझे। अद्वैत सर। आज पहली दफ़ा उसने उसका नाम पुकारा था। वो उसे देखता रह गया। पता नहीं क्या था दोनों के बीच, मगर कुछ तो था जो बेहद खास होता जा रहा था, जिसकी खबर दोनों को ही थी, मगर फिर दोनों अनजान ही रहना चाहते थे। तो चलें? अद्वैत ने खामोशी तोड़ते हुए अद्वैता की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, जैसे उसे अपनी जिंदगी के सफ़र में साथ चलने की गुजारिश कर रहा हो। वहीं अद्वैता अपनी ओर बड़े हाथों को देखती हुई सोच में गहराती चली गई, जैसे अद्वैत ने सच में उसके सामने ऐसा ही कोई प्रस्ताव रखा था। फिर कुछ पल रुकने के बाद अद्वैत ही गला साफ करता हुआ बोला, मैं घर चलने को कह रहा हूँ। इतना कहना था और अद्वैता का अर्श से फर्श पर आ गिरना था। वो सिर झटक कर बोली, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह सही नहीं है। क्या सही नहीं है? उसने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। कुछ भी। कुछ भी कहाँ सही है? आप अपनी लैब को ही देख लीजिए। अद्वैत ने सिर झुका लिया। अद्वैता को अपनी बात पर अफसोस हुआ। तब वो दोबारा संभल कर बोली, और वैसे दूसरी बात, आपने मुझे निकल जाने को ही तो कहा था। वो तुनक कर बोली और जाने लगी कि अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर बोला, और अगर मैं कह दूं कि अद्वैत अचानक ही रुका था। उसे पता नहीं क्या होने लगा था। यह वही लड़की थी जिसको वो अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अब वही उससे रुकने की फरियाद कर रहा था। क्या जादू कर रही है ये लड़की भी मुझ पर? वो उसे देखकर सोचने लगा। अद्वैता भी जैसे उसके आगे बोलने के इंतजार में थी। वो बोली कि कंप्लीट, यही कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। वो जो इस शब्द से ही परहेज करता था, अब उसे ये लफ्ज जैसे हर मुश्किल का हल सा लगने लगा था। अद्वैता इस बदलाव पर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। हाँ, वो भी अद्वैत के साथ रहना चाहती थी। अब उसे उसकी तन्हाई की भी खबर हो चुकी थी, मगर किस हक से जाती और क्यों? उसने इतनी जगह ही कहाँ बनाई थी। नो सर, मैं नहीं चल सकती। उसका इतना कहना था कि अद्वैत उसे बिना कुछ पूछे ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो भी अब नाराजगी जता रहा था। हाँ, उसकी गलती थी, मगर वो अब सच में अकेला था। उसे अद्वैता की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसकी सच्ची हमदर्द थी। पर अद्वैता भी गलत कहाँ थी? बिना रिश्ते, बिना किसी चीज़ के कैसे वो वहाँ रह सकती है? तब की बात और थी जब उसे गोली लगी थी। वो उसकी मजबूरी थी। पर अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, क्योंकि लोगों के मुंह खुलने में भी वक्त कहाँ लगता था। वो सख्त रही और लंबी सांस लेते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रास्ते के बीच में उसने खुद से ही बात शुरू की। सर, मैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को भले ही रातों रात ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, मगर रास्ता ज़रूर सोच लूँगी। वो उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ आई नो। वो मेमन से बोला। फिर अद्वैता ने भी बात नहीं बढ़ाई, क्योंकि बाद में अद्वैत अपनी जिद पर आकर उसे ले जाकर ही दम लेता। वो चुपचाप बैठी रही। यूं ही कुछ देर में हॉस्टल आ चुका था, जहाँ सुहाना आगे ही खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी, और अद्वैत ने उसे देखते ही सिर झटका। ये रोज गलत वक्त पर ही आती है। कुछ कहा आपने? नहीं। ओके, थैंक यू। वो कहकर बाहर निकल ही रही थी कि अद्वैत ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोला, अद्विका। उसकी आवाज़ में बहुत कुछ महसूस किया जा सकता था। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थीं, जैसे उसकी पकड़ भले ही ढीली थी, मगर फिर भी उसमें मजबूती थी। उसकी सूरत पर वो इस तरह दिलहारी कि आज सामने सुहाना ना होती तो वो उसके गले लग जाती। इस ख्याल पर उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसने निगाहें उठाकर अद्वैत से पूछा, बोलिए। वो बोलना भी चाहता था और कह भी नहीं पा रहा था। उसने नज़र हटाकर कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अद्विका में जैसे कसक सी रह गई।
वो भी जाते हुए बोली, थैंक यू कहकर शर्मिंदा करने वाले थे ना आप। अद्वैत उसे देखता रह गया। वो इतना कैसे जान गई थी उसे? वो उसे रोकता उससे पहले ही वो जा चुकी थी। वो उसकी पीठ देखता रहा जब तक वो हॉस्टल के अंदर दाखिल ना हो चुकी थी। अद्विका कहकर उसने अपना सिर गाड़ी की सीट पर टिकाया, फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया कि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। आज वो हमेशा की तरह ही घर में आया था, मगर आज कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, बस एक खामोश मुस्कुराहट जो पानी देते वक्त उस सर्वेंट ने भी महसूस की और उसे देखता रहा। हद तो तब हुई जब अद्वैत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर थैंक्स कहा। वो बेचारा घसकाकर गिर ही पड़ता अगर पीछे उसके साथी ने ना संभाला होता। साहब खाना, महेश काका ने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अद्वैत से पूछा। वो उनकी तरफ मुड़कर बोला, पूछने के लिए थैंक यू काका। आज मन बिल्कुल हल्का सा हो गया था तो भूख भी ज़्यादा लग रही है। कुछ मज़ेदार बना दीजिए। आज इतने वक्त बाद उसने खाने की खुद से फरमाइश की थी, जिस पर काका को समझते देर न लगी कि इसके पीछे हो न हो अद्विका ही है। वो अपने कमरे में आया और सारी लाइट्स जला दी कि अब उसे अंधेरा पसंद नहीं था। शावर लेने चला और अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। शीशे में जब खुद को देखा तो नज़र रुक गई। आज वो खुश था। हाँ, भले ही उसकी परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, ना ही वे ख़त्म हुई थीं। बस आज वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे एक बोझ सा उतर गया हो। वहीं किसी और से अपनी तकलीफ कह देना उस तकलीफ से सामना करने की हिम्मत भी देता है। उसे जैसे पक्का यकीन था कि उसकी इतनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए अद्विका कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। यह भरोसा उसने इतना वक्त देकर खुद कमाया था और उसके दिल में एक नया मुकाम सा बनाया था। फिर आज आयु के साथ उसकी मुलाकात यादगार बन सी गई थी, क्योंकि उसमें भी अद्विका जुड़ी थी। उसे अचंभा सा हुआ कि उसके लाख बचने पर भी उसके ख्वाबों ख्यालों में अद्विका ने आखिर जगह बना ही ली। हाँ, तभी वो मुस्कुरा पाया था और इस सुकून के लिए उसने दिल से उसे उसको शुक्रिया कहना था। अब याद आया कि उसने एक बार भी अद्विका को शुक्रिया नहीं कहा था। तभी उसके कानों में अद्विका के लफ्ज सुनाई पड़े। थैंक्स कहकर शर्मिंदा करने वाले थे ना आप। वो मेरे चेहरे को पढ़ना भी सीख चुकी है। उसने उसी वक्त फ़ोन टटोलकर उससे बात करनी चाहिए। तभी महेश काका ने दरवाज़ा खटखटाया था। वो उन्हें भी निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए बाद में बात करने के ख्याल से फ़ोन रखकर डिनर के लिए चला गया। वहीं अद्विका बैठी सुहाना के पास थी, मगर मन, दिल और सोच सब अद्वैत के पास रह गया था। तूने कुछ सुना भी या यूं ही? सुहाना उसे झकझोर कर बोली। हाँ, वो जैसे ख्वाबों से जागी। नहीं, तू यहाँ है ही नहीं। अदर्त अस्थाना के पास पहुँच गई ना? मुझे बुलाया तो यही कहकर था कि तू अब उससे दूर रहेगी। सुहाना, मैंने फ़ोन किया तब बात और थी, और अब क्या बदल गया? सब। वो कैसे? तुझे बता नहीं सकती, पर तेरा इतना जानना काफ़ी है कि बहुत परेशान है वो। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में। वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? अद्विका चाह कर भी बता नहीं पाई, क्योंकि उसे अद्वैत का भरोसा नहीं खोना था। देख, वक्त आने पर सब बता दूंगी, फिलहाल कुछ मत पूछ। अच्छा ठीक है, अब चल खाना खाकर आते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फिर संजना की बात करेंगे। वो उठते हुए बोली। मुझे तो भूख ही नहीं। क्यों? अद्वैत अस्थाना के साथ मुलाकात से पेट भर गया? वो चुटकी लेते हुए बोली। सुहाना प्लीज, वो पिलो मारती हुई बोली, और वो जा चुकी थी। अद्विका लेटी हुई उन्हीं बातों में उलझ गई, जहाँ अद्वैत की आंखें आंसुओं से लबालब थीं। उसका रोना, उसकी कहानी, उसका दर्द, वो सब कुछ जो कहते हुए अद्वैत महसूस कर रहा था, वो वही सब आंखें मूंद कर खुद भी फील करने लगी। तब जाकर जाना कि क्या बीती होगी अद्वैत पर। ऑफिस में उसका रूखापन, उसकी सख्ती, उसका गुस्सा, उसकी अकड़ और उसका अकेलापन। पुरानी बातों में वो आज सब कड़ियाँ जोड़कर याद करती तो पाती कि कौन सा इंसान इतनी तकलीफ़ों के बाद मोम बना रह सकता है। उसका पत्थर बनना लाजमी सा था। फिर आयु को याद करके फिर आंखें नम हुई और बोली, खुद ही बोलने लगी, कितना प्यारा है वो, और अंकल जाने कहाँ होंगे।
वो औरत नताशा, उससे मिलना पड़ेगा। वो जिससे अद्वैत ने मोहब्बत की, देखना पड़ेगा। मोहब्बत नहीं, सिर्फ बर्बादी थी वो सर के लिए। दिल फिर कड़वाहट से भर गया। लास्ट में अद्वैत का गले लगाना याद आया। कितना सुकून था उसमें, कितनी शिद्दत से थामा था उन्होंने। और गाड़ी से उतरते वक्त उनकी वो सवालिया नजरें, क्या कहना था उन्हें। तभी उसी वक्त उसका फ़ोन गनगना उठा। उसने लेटे हुए ही फ़ोन पकड़ा और जो ही स्क्रीन पर मिस्टर अस्थाना देखा, दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं। कितनी लंबी उम्र है इनकी, वो स्क्रीन पर उंगलियां फेर कर बोली। इस्माइल के साथ फ़ोन उठाया और कुछ बोलने के पहले ही अद्वैत बोला, मुझे याद कर रही थी। वो अबाक सी फ़ोन देखती रही। नहीं तो, वो मुकर गई। हाँ, उसके सपाट लहजे पर उसने कुछ भी तर्क नहीं किया। खामोशी के बाद वो बोला, यह बहुत छोटा शब्द है, मगर फिर भी इसी के सहारे अपनी बात कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कि अभी कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। यूँ लग रहा है जैसे दिल से पत्थर सा हट गया हो। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने सुना मुझे, यह आज के वक्त में काफ़ी है। लोगों के पास मुंह ही होते हैं जिनसे वो सभी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके पास सुनने के लिए दो कान भी हैं। और ऐसे में आज के वक्त में कोई अपने कानों का यूज़ नहीं करना चाहते। बट यू आर। वो चुप हो गया। कहते क्यों नहीं कि सुहाना ना होती तो आपके आगे के लफ्ज़ क्या होते। उसने दिल ही दिल में कहा, बोलिए। पर जबान कुछ और बोल गई। ओके देन। कुछ पल की खामोशी के बाद अद्विका ने फ़ोन रख दिया। शायद उसे अभी और इंतज़ार करना था। वहीं अद्वैत बिस्तर पर लेट गया और पलक बंद होते ही नींद के आगोश में चला गया। आज उसे सुकून की नींद आने वाली थी, वो भी अद्विका की वजह से। उधर वो भी फ़ोन स्क्रीन देखती सो गई। सुबह की शुरुआत रितेश की कॉल से हुई थी, जो 2 दिन से किसी काम से बाहर गया हुआ था और अब लौटा था। कमिंग। अद्वैत ने फ़ोन पिक करते ही कहा और उठ खड़ा हुआ। जल्दी से तैयार होकर बिना नाश्ते के ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में दाखिल होता हुआ आज पहली दफ़ा सभी के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया था उसने, वो भी बिना रौब के। काफ़ी वक्त के बाद वो ढर्रे पर आया था। ऑलिव कलर का फॉर्मल सूट उस पर काफ़ी जच रहा था। फीमेल स्टाफ उसे देखकर आहें भर रही थीं। उसका लुक कमाल का था। अलग ही रौब था उसके वजूद में कि वो नहीं चाहता, फिर भी उसके चेहरे पर एटीट्यूड आ ही ठहरता। और ऐसे में लड़कियों का दिल कहाँ संभलता। वो घड़ी देखता हुआ ऑफिस में चला गया। रितेश, कोई नई अपडेट? वो आते ही चेयर पर बैठता हुआ बोला। जी सर, वो जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था ऑलमोस्ट डन है। उसी की ग्रैंड ओपनिंग के डिस्कशन के लिए ये मीटिंग होगी, जो आपने लास्ट वीक रखनी चाहिए थी। बट हाँ, पर वो प्रोजेक्ट तो, वो सोचने लगा। हाँ, अधुका वाला प्रोजेक्ट। रितेश ने जानबूझकर उसके नाम पर जोर डाला। उसके जिक्र पर उसका दिल धड़क उठा था। फाइल्स देखते उसके हाथ रुके। बट वो तो, आप बहुत मिस कर रहे हैं ना उसे, रितेश। उसने हल्का गुस्सा दिखाया। मेरा मतलब। तभी पियोन ने आकर बताया कि मीटिंग रूम रेडी है। वो दोनों उस तरफ बढ़े। रितेश ने दाखिल होते हुए अद्वैत के कान के पास जाकर कहा, मेरी बात बाकी रह गई थी सर। कौन सी? सो हियर सी इज, रितेश ने कहा और दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ सामने के पारदर्शी दरवाजे से दूर से ही वो आती दिख रही थी। सारे कुलीग से हंसकर मिलती हुई वो उसी की तरफ बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रही थी उसकी हार्ट बीट। यह एहसास उसने आज ही महसूस किया था। उसकी नज़र उसी पर ठहरी थी जिनसे वो और पास आती दिख रही थी। ब्लैक कलर के फुल स्लीव्स की कुर्ती और येलो स्कार्फ में उसका गोरा रंग निखर कर आया था। वो अपने खुले बाल झटकती हुई चल रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास चमक रहा था, जो यकीनन आज ही देखने को मिला था कि वो आज हक से इस जगह वापस आई थी। मीटिंग हॉल में जैसे उसने कदम रखा, अद्वैत अपलक उसे देखता रहा और याद आ गई वही मुलाकात जो पहली थी, मगर इसी तरह इसी जगह पर हुई थी, जिसमें शिद्दत की नफरत के साथ दोनों एक दूसरे से मिले थे। मगर तब में और अब में ज़मीन आसमान सा फर्क आ गया था। अधोका ने सर्द आवाज में अंदर आने की इजाज़त मांगी। मे आई कम इन सर?
बस उसी पल अद्वैत को महसूस हुआ कि वो मीटिंग हॉल में नहीं, उसके दिल में जा चुकी थी। सब कुछ अचानक इतना खुशगवार कैसे बना, उसे पता नहीं, पर रितेश ने झटके में ही उसे ख्याल से बाहर जरूर ला दिया था। सर, हाँ। उसने कुर्सी पलटकर तुरंत टाई की नॉट ढीली की और बोला, यस, कम इन। वो भी आकर नजर चुराती हुई उससे बहुत दूरी पर पड़ी चेयर पर बैठी थी। वो भी अद्विका थी, जानती थी कि अद्वैत से दूर होना ही उसके करीब जाना था। उसकी इस हरकत पर अद्वैत ने सिर झटका और कोट का बटन खोलता हुआ प्रेजेंटेशन बोर्ड की तरफ बढ़ गया। बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट के लिए मीटिंग हो रही है। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था उस पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है। आप सभी ने अपना काम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से किया है। आई एम हैप्पी। वो हल्का सा मुस्कुराया और सभी के गॉसिप का विषय बन गया। अद्वैत और इस्माइल, कोई सपना है क्या? अद्विका कनखियों से उसे देख चुकी थी। यह बदलाव उसी की देन जो थी। सब खुश थे क्योंकि अद्वैत ने दिल से उनकी तारीफ की थी। तो इतने हार्ड वर्क के बाद क्यों ना थोड़ा आराम हो जाए। यह दूसरा सरप्राइज था सबके लिए। वो क्या? सब फुसफुसाए। अब वक्त है उसकी ग्रैंड ओपनिंग का। सो गाइस, क्यों ना अस्थाना से स्टाइल में एक शानदार शाम अरेंज हो जाए। वो जेब में हाथ डालकर आराम से खड़ा होकर बोला। इस अंदाज में वो और भी दिलकश लगता था। ओह, सभी ने तालियों के साथ इस फैसले के लिए हामी भरी थी। पीछे अद्विका भी खुश थी। उसका आइडिया अब मूर्त रूप लेने जा रहा था। खुशी तो बनती थी। 1 वीक, इस 1 वीक में सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मुंबई शहर की सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए ये। यस सर, सभी ने एक साथ हामी भरी। ऑल राइट, रितेश सबको एक्सप्लेन कर देगा। सभी उसका इशारा समझे और उठकर जाने लगे। रितेश अब भी बैठा था। अद्वैत उसे जाने को कहता उससे पहले ही वो अद्विका के पास चला गया। हे अद्विका, थैंक्स एक कॉल पर ही आने के लिए। अरे सर, थैंक्स कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। वो खुलकर मुस्कुराई थी। मुझे भी जॉब तो करनी ही थी, वो ऑफिस से हो या वर्क फ्रॉम होम। अद्वैत को महसूस हुआ कि वो नज़रअंदाज हो रहा है। वो दोनों को देख रहा था। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। रितेश, जी सर, अद्वैत ने कहा। तुम जो काम दिया है वो कर लो। वो रूखेपन से बोला। जी सर। इस पर वो बेपरवाही से बोला, राइट नाउ। सख्ती से कहता हुआ अब की बार वो उठ गया था और रितेश भी अद्विका की तरफ मुंह बनाकर उठकर बाहर निकल गया। अब वो दोनों अकेले थे। आदर्श उसकी तरफ आता उससे पहले अद्विका भी उठते हुए बोली, मुझे भी अपना काम जान लेना चाहिए। मैं भी रितेश सर के पास जाती हूँ। रुको, वो बोला, तुम मेरे पास आओ। उसके मुंह से यही निकला था। हैं? वो हैरत में थी। तुम्हारा काम तुम्हारे सर बताएंगे। उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। व्हाट? जिस पर वो उसे देखती रही। आई मीन, तुम्हारे बॉस मतलब मैं हूँ तुम्हारा बॉस। अद्वैत अब संभला था कि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया था। अद्विका झेप गई थी। ये क्या हो गया था उसे? जी सर, बताइए, वो नॉर्मल होकर बोली। अब अद्वैत से रहा नहीं गया और अद्विका के पास आता हुआ दीवार के सहारे खड़ा होकर बोला, कैसे कैसे कर लेती हो? क्या? वो नज़र झुकाए बोली, ओह कम ऑन। वो उससे हटकर अपने बालों में हाथ घुमाकर बोला। अद्विका उसमें खो गई थी। तभी अचानक उसके पास जाकर बोला, मेरी सेक्रेटरी हो तुम, भूल गई? चलो। कहाँ? अद्वैत उसे कहकर फौरन निकल गया और अद्विका पीछे आती हुई रह गई। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे क्योंकि उनके बीच कुछ तो था जो अब नजर आने लगा था। पर अगले ही पल रितेश ने सबको बिजी कर दिया था। अद्वैत कब से उससे बात करना चाह रहा था, पर वो काम के बहाने से भागने की तैयारी में लग रही थी। इसीलिए उसने उसे ऑफिस के बैक साइड ले जाकर बात करना ठीक समझा। उसे बेचैनी सी लग रही थी, जैसे उसने ये नहीं किया तो शायद अफसोस में रहेगा। अद्विका उसके पीछे आती हुई रुक गई। तभी अद्वैत ने हाथ पकड़कर उसे करीब किया और अपने सीने से लगाया और उसे कैद करते हुए काफ़ी देर तक महसूस किया। उसने सारी रात करवट लेकर इसी ख्याल में निकाल दी कि अगली रोज़ उसे उसी तरह शुक्रिया कहेगा जिस तरह उसने अपने दिल का बोझ, दिल का दर्द उसे बताकर सुकून पाया था। अद्विका बिना सांस लिए खड़ी थी।
उसकी नज़दीकी वो अभी सहन नहीं कर पाती थी, या शायद हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कोई हरकत महसूस न होने पर अद्वैत ने उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर उठाते हुए गहरी नज़र से देखा और उसके कानों के पास फुसफुसाहट की। अदका, मेरी हमदर्द बनने के लिए दिल की गहराइयों से हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा, ये अद्वैत। उसकी महकती आवाज़ उसके कानों से होकर सीधे उसके दिल का रास्ता पार कर गई थी। वो जवाब में कुछ कहती, तब तक अद्वैत ने हौले से अपने होंठ उसके गाल पर रख दिए थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।